Assalamualaikum. Welcome back to my channel. This is me Ikra Said and by profession I am a clinical psychologist. फर्स्ट टू लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट में हमने परसेप्शन का मतलब पढ़ा था। परसेप्शन का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना और अंडरस्टैंड करने के बाद उसको इंटरप्रेट करना यानी एक मीनिंग दे देना। ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन, जिसमें सब्जेक्टिव परसेप्शन करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। आज थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ परसेप्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनको डिफरेंट मैनर्स में या डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं कि उनकी इन्वायरमेंट में पोजीशन कैसी है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का फॉर्म क्या है, उसकी फिगर कैसी है, उसकी डेप्थ कितनी है और या फिर ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस कितना है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं या फिर स्टेशनरी हैं, एक जगह रुके हुए हैं। फिर हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी साउंड होती है, आवाज़ होती है, उसको हम परसीव करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जिसको हम काइंड्स या टाइप्स ऑफ परसेप्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे हम पढ़ेंगे फॉर्म परसेप्शन, सेकंड साइज और परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, थर्ड पे हम मोशन परसेप्शन की बात करेंगे, फोर्थ पे हम डेप्थ परसेप्शन एंड लास्ट पे हम टाइम परसेप्शन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पे हम फॉर्म परसेप्शन देखते हैं कि फॉर्म परसेप्शन का मतलब क्या है और ये हमें किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करता है। First one is form perception. We see, hear and respond to situations in meaningful context. यानी हम जो भी देखते हैं या सुनते हैं और हम सिचुएशन को जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। ठीक है। आगे एग्जांपल से भी समझाऊंगी। परसेप्शन इज़ अ यूनिफाइड एक्सपीरियंस। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी घड़ी देखते हैं, ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक से स्क्वायर बना है या प्लास्टिक से सर्कल बना है और इस पे काउंटिंग लिखी है, बल्कि हम उसे एज अ होल देखते हैं और हम कहते हैं कि ये एक घड़ी है, क्लॉक है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल देखते हैं। इफ़ वी लुक एट अ टेबल वी डोंट सी इट्स पार्ट्स, वी परसीव द होल इंस्ट्रूमेंट दैट वी रिकग्नाइज्ड एज टेबल। ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, वो कहता है कि जब भी हम कोई टेबल देखते हैं तो हम उसके सिर्फ पार्ट्स नहीं देखते बल्कि हम उसको एज अ होल इंस्ट्रूमेंट परसीव करते हैं और हम कहते हैं कि ये एक टेबल है। ठीक है। वी आर accustomed टू ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इन आवर माइंड इनटू अ फॉर्म, शेप, अ मेलोडी और अ सीन दैट्स मेक अप अ मीनिंगफुल होल। ठीक है। वो कहता है कि हम इस तरह से हमारा माइंड वर्क कर रहा होता है कि हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक फॉर्म दे देते हैं, उनको शेप दे देते हैं या फिर कोई सीन होता है उसको एक मीनिंगफुल होल में, मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में, मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन करके उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है। अब आगे आप ब्रैकेट में देखें तो मैंने लिखा है वी परसीव होल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो वही बात जो पहले मैंने कह दी कि हम पार्ट्स नहीं देखते बल्कि हम इंस्ट्रूमेंट को एज अ होल देखते हैं, किसी भी चीज़ को एज अ होल देखते हैं कि ये एक टेबल है, ये एक चेयर है। हम ये नहीं कहते ये लकड़ी है और लकड़ी से 4 पिलर्स बने हैं और उसके ऊपर एक और लकड़ी रखी है, बल्कि हम उसको एज अ मीनिंगफुल नेम दे देते हैं कि ये हमारे पास एक टेबल है या ये हमारे पास चेयर है। ठीक है। Ability to visually perceive the world in response to the patterns of light that they cast on our retina cast। ठीक है। वो कहता है ability to visually perceive, वो एबिलिटी जिसे हम चीज़ों को देख के परसीव करते हैं, परसीव द वर्ल्ड, एबिलिटी टू विजुअली परसीव द वर्ल्ड इन रिस्पॉन्स टू द पैटर्न ऑफ लाइट। ठीक है। किसके रिस्पॉन्स पे? पैटर्न ऑफ लाइट में। कौन सी? डेट दे कास्ट ऑन आवर रेटिना, यानी हमारे रेटिना पे जो लाइट पड़ती है उसके नतीजे में हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं उसकी जो सलाहियत होती है उसको हम पूरा फॉर्म परसेप्शन में डिस्कस करते हैं। अब रेटिना क्या होता है, किस तरह से इमेज रेटिना पे बनता है, उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्म परसेप्शन। नंबर 1 इज़ फिगर एंड ग्राउंड इन फॉर्म परसेप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता है। वी सी ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर्म्स ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस एज स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड। ठीक है। वो कहता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और डेली लाइफ में हम इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, डेली लाइफ में चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ फिगर है और कौन सा उसका बैकग्राउंड है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अ क्लॉक हैंगिंग ऑन द वॉल इज़ परसीव्ड एज द फिगर वाइल
द वॉल इज़ द ग्राउंड। ठीक है, आगे पिक्चर से भी समझाती हूँ। कहते हैं कि क्लॉक हैंगिंग ऑन द वॉल, कोई भी क्लॉक जो कि किसी भी दीवार पे लगी है, उसको हम एज अ फिगर परसीव करेंगे। ठीक है, तो जो क्लॉक है वो हमारे पास फिगर होगी, वाइल द वॉल इज़ द बैकग्राउंड, और जिस वॉल पे वो हैंग होगी वो हमारे पास बैकग्राउंड होगा। The ability sorry, the ability to distinguish an object from its general background is basic to all form perception। वो कहता है फॉर्म परसेप्शन की बुनियाद यही है कि इस चीज़ की सलाहियत होना कि ऑब्जेक्ट को उसके जर्नल बैकग्राउंड से इंसान डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल सामने पिक्चर भी बनी है, वॉल पे जो वॉल पे जो क्लॉक है, क्लॉक हमारे पास फिगर हो जाएगी और जो पीछे वॉल है वो उसका बैकग्राउंड हो जाएगा। तो जब हमारे पास ये सलाहियत होती है कि हम फिगर को बैकग्राउंड से सेपरेट कर सकें, तो ये हमारे पास फॉर्म परसेप्शन हो जाता है। अब जो हमारे पास फिगर होती है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ सीन एज सिंगल यूनिटरी थिंग। ठीक है, एज अ यूनिटरी थिंग देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने क्लॉक की बात की थी तो हम उसको एज अ होल परसीव करेंगे कि ये क्लॉक है। ठीक है, फिर डेफिनाइट बाउंड्रीज। ठीक है, वो कहते हैं कि उसकी स्पेसिफिक बाउंड्रीज होती हैं। एंड इट सीम्स टू स्टैंड आउट स्लाइटली फ्रॉम द बैकग्राउंड। ठीक है, और जो वॉल से हट के आगे हमें क्लॉक जो है वो शो हो रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बैकग्राउंड से स्लाइटली हम उसको उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक और इमेज आपके सामने बना है। कुछ लोग इसको सबसे पहले वॉस परसीव करेंगे। अगर तो आप इसको वॉस परसीव करते हैं तो ये आपकी फिगर होगी और जो लाइंस वाला एरिया है वो आपका ग्राउंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको टू फेसिस परसीव करते हैं ऐसा, तो फिर जो वाइट हमारे पास जो पार्ट होगा वो हमारे पास इसका बैकग्राउंड हो जाएगा। सेकंड इज़ लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्म परसेप्शन। इसके अलावा हम इसको गेस्टॉल्ट लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर्स में आता रहता है, चाहे वो फेडरल लेवल पे हो या फिर पंजाब लेवल पे। ठीक है, या फिर सीएसएस का एग्ज़ाम हो या फिर पीएमएस का एग्ज़ाम। तो गेस्ट और लॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसे सवाल आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन, एंड डिस्कस गेस्ट और लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सिंपल लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिटेल नोट लिखें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लास्ट में प्रिपेयर करना है। गेस्ट और लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल देखते हैं। गेस्ट और लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब हाउ वी रिकॉग्नाइज बिट्स एंड पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल होल्स। वो कहता है कि किस तरह से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, हम किस तरह से उसको एक का मीनिंग देते हैं, एज अ मीनिंग होल परसीव करते हैं। ठीक है, कि 1900s में कॉन्सेप्ट दिया गया था बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट। अब गेस्टॉल्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, होल इज़ इम्पोर्टेंट दैन सम ऑफ इट्स पार्ट्स किसका कंसेप्ट है, गेस्टॉल्ट का, स्ट्रक्चर लिस्ट या फंक्शनल लिस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये गेस्टॉल्ट ने कंसेप्ट दिया है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, होल इज़ इम्पोर्टेंट दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी हाँ कोई भी फिगर है उसका एज अ होल इम्पोर्टेंट है दैन इट्स पार्ट्स। ठीक है, टेबल को हमने परसीव किया तो हमने एज अ होल परसीव किया, जिस तरह हमने ये नहीं कहा कि ये लकड़ी के पिलर्स हैं, बल्कि हमने टेबल को देखते साथ ही कह दिया कि ये एक टेबल है। ठीक है, वो कहता है आगे, इन आवर परसेप्शन वी आर प्रोन टू ऑर्गेनाइज स्टिमुलाई अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ नेचुरल टेंडेंसीज दैट माइट बी रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजिंग एंड ग्रुपिंग फंक्शन इन द ब्रेन। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि हम पहले से प्रोन होते हैं, हम इस चीज़ के आदी होते हैं कि हम किसी भी स्टिमुलाई को ऑर्गेनाइज कर सकें अकॉर्डिंग टू द लाइन्स ऑफ नेचुरल टेंडेंसीज। ठीक है, यानी कुदरती तौर पे हमारे अंदर टेंडेंसीज होती है कि हम किसी भी स्टिमुलाई को ऑर्गेनाइज कर सकें, डैट माइट बी रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजिंग एंड ग्रुपिंग फंक्शन इन द बॉडी, इन द ब्रेन सॉरी, जो कि हमारे ब्रेन में ऑर्गेनाइजिंग एंड ग्रुपिंग फंक्शन से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल टेंडेंसीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब जो नेचुरल टेंडेंसीज के पैटर्न होते हैं उसको हम डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिस तरह सिमिलर आइटम्स को हम देते हैं, आइटम्स के दरमियान में कॉन्टीन्यूटी है या नहीं, और इसके अलावा भी और बहुत से पॉइंट्स होते हैं जिनको हम इसके साथ ही डिस्कस करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में इजीली आता होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सिमिलैरिटी को हम देखते हैं। A is similarity. Items of same size, shape or quality
are more likely to viewed as group or pattern than dissimilar elements. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो वो आइटम्स जिनका सेम साइज होता है, शेप होती है या फिर क्वालिटी होती है, ठीक है, उसको हम एज अ ग्रुप और एज अ पैटर्न परसीव करते हैं। एज अ ग्रुप जल्दी परसीव करेंगे देन डिसिमिलर एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट जिनका साइज शेप और क्वालिटी एक जैसी होगी उनको हम एज अ ग्रुप परसीव करेंगे। देन डिसिमिलर एलिमेंट यानी कि उसकी निस्बत जो एलिमेंट्स एक दूसरे से सेम नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर फिगर देखें तो यहाँ पे एक्स 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 ट्रिपल ज़ीरो एक्स 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 ट्रिपल ज़ीरो है, तो ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि 4x हैं 40 हैं 4x हैं 40 हैं, बल्कि हम इसको कहेंगे ग्रुप ऑफ एक्स एंड ओस है हमारे पास। ठीक है, तो सिमिलर थिंग्स को हमने एज अ ग्रुप ले लिया और हमने इसको इस तरह से बताया कि ये हमारे पास ग्रुप है और ये हमारे पास सिमिलैरिटी का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट अगर स्टेटमेंट को पढ़े बगैर अगर आप जो नीचे लिखा है जो इमेज है जो हमारे पास फिगर है इसको अगर आप देखें तो बहुत से स्टूडेंट्स हो के वो कहेंगे कि ये 13 लिखा है, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे ये बी है और कुछ लोग कहेंगे ये 1 एंड 3 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ गेस्टोल्ट प्रॉक्सिमिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, आइटम्स दैट आर क्लोज टुगेदर टेंड टू बी ग्रुप इन आवर परसेप्शन। ठीक है, वो आइटम्स जो एक दूसरे से क्लोज होते हैं, एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, हम उनको एज अ ग्रुप परसीव करते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि 1 और 3 अगर ये है तो हम प्रॉक्सिमिटी के लॉ के अकॉर्डिंग देखें या गेस्टोल लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास बी हो सकता है। ठीक है, या फिर इसको हम एज अ बी परसीव करेंगे। इसको लॉ ऑफ नियरनेस भी कहा जाता है, तो अगर पेपर में आ जाता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। Number 3 is continuity. Continuity illustrates our natural opposition to break the continuous flow of a line, pattern or design in our perceptual awareness. ठीक है, क्या मतलब हुआ कि नीचे अगर आप इमेज देखें, फिगर देखें तो इसमें छोटी छोटी लाइंस हैं, तो क्या होगा कि वी सी डॉट्स एज अ स्ट्रेट लाइंस एंड नॉट एज अ सेपरेट डॉट्स। ठीक है, तो देखें ये हैं तो शॉर्ट 4 लाइंस। ठीक है, अगर देखा जाए तो दो ग्रुप्स हैं जिसमें एक तरफ 4 लाइंस हैं, बीच में स्पेस है और फिर 4 लाइंस हैं, तो हम इसको इस तरह से परसीव नहीं करेंगे। ठीक है, आगे मैंने लिखा है द डॉट्स ग्रुप देमसेल्फ एज 2 कंटिन्यूइंग लाइंस रेदर देन एज 4 शॉर्ट लाइंस। ठीक है, तो हम इसको 4 शॉर्ट लाइंस नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि ये हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस हैं। ठीक है, वी सी डॉट्स एज अ स्ट्रेट लाइंस, यानी ये जो डॉट्स हैं हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं एंड नॉट एज सेपरेट डॉट्स, बल्कि सेपरेट डॉट्स नहीं है हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइंस हैं। द डॉट्स ग्रुप देमसेल्फ एज ए 2 कंटिन्यूइंग लाइंस। ठीक है, तो 1 एंड 2 2 कंटिन्यूस लाइंस हो जाएंगी रेदर देन एज 4 शॉर्ट लाइंस। ठीक है, तो 4 शॉर्ट लाइंस हम इनको परसीव नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि ये हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस हैं। तो अब आपको याद होना चाहिए कि हम गेस्ट और लॉस पढ़ रहे हैं, जो कि कहता है कि होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो हम कॉन्टीन्यूस लाइन को एज अ होल देखेंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक लाइन है रेदर देन 4 शॉर्ट डॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्लोजर है। क्लोजर में हम क्या डिस्कस करते हैं कि वी सी दी शेप। ठीक है, आपके सामने शेप्स बनी है। वी सी दिस शेप एज सर्कल एंड अ स्क्वायर आल्दो दे आर नॉट कंप्लीट। ठीक है, जो ये शेप्स हैं ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एज अ होल परसीव करेंगे और हम कहेंगे कि ये सर्कल एंड स्क्वायर है। इट माइट बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन ऑर्गेनाइजिंग टेंडेंसी टू कंप्लीट एन इनकम्प्लीट पैटर्न। ठीक है, तो ये सबसे बेहतरीन डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारे अंदर टेंडेंसीज होती है कि हम इनकम्प्लीट पैटर्न्स को कंप्लीट पैटर्न के तौर पे इंटरप्रेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। Next principle is simplicity. When we observe a pattern, we perceive it in the most basic straightforward manner that we can. ठीक है, वो कहते हैं कि जब भी हम किसी पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसको मोस्ट बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न में उसको परसीव करते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हम चीज़ों को सिंपल वे में एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई भी हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेपर दिखाता है तो हम फ़ौरन से क्या कहेंगे सिंपली कि ये एक पेपर है। ठीक है, तो फिर अगर उसमें पेपर में कोई स्पेसिफ़िक चीज़ होगी तो वो आपको सेकंड पर्सन कहेगा यार गौर से देखो शायद इसमें तुम्हें कुछ और भी नज़र आ जाए। तो सबसे पहले क्या हम सिंपली चीज़ों को परसीव और एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट लॉ जो है वो कहता है कि नीदर द सर्कल्स नॉर द डॉट्स बाय देमसेल्फ फॉर्म अ सिमेट्रिकल पैटर्न। The law of good figure says that there is a tendency to organize things to make a balanced figure that includes all the parts. In this case, such a balanced figure can be achieved only by using all the dots and things or rings to perceive a 5 pointed star.
ठीक है। कह रहा है कि सर्कल और डॉट्स जो हैं वो खुद से कोई सिमेट्रिकल पैटर्न नहीं बनाते, बल्कि गुड फिगर क्या कहते हैं कि देयर इज़ अ टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज थिंग्स टू मेक अ बैलेंस फिगर, ठीक है, कि हमारे अंदर टेंडेंसी होती है कि हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके एक बैलेंस्ड फिगर कह सकें, उसके सारे पार्ट्स को इंक्लूड करके। फॉर एग्जांपल नीचे जो हमारे पास इमेज है, हम ये नहीं कहते कि ये डॉट्स और रिंग से बना है, बल्कि हम इसको एज अ होल परसीव करेंगे और हम फ़ौरन से कहेंगे कि ये एक स्टार है, 5 पॉइंटेड स्टार है, ठीक है। तो एज गेस्टॉल प्रिंसिपल जितने भी प्रिंसिपल होंगे उसमें हमने सिर्फ यही एक्सप्लेन करना है कि होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, और हम फिगर्स को एज अ होल परसीव करते हैं रेदर देन इट्स पार्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास साइज़ कॉन्स्टेंसी है, सॉरी साइज़ परसेप्शन है। प्रोसेस ऑफ परसेप्चुअल स्टिमुलाई अकर इन बोथ बॉटम अप एंड टॉप डाउन फैशन, ठीक है। दो तरह से इसकी प्रोसेसिंग होती है। बॉटम अप पढ़ लेते हैं। बॉटम अप रेफर्स टू प्रोसेसिंग बीइंग्स एट द बॉटम विद रॉ सेंसरी डाटा दैट फीड अप टू द ब्रेन, ठीक है। वो कहता है कि रॉ सेंसरी डाटा जो है वो हमारे ब्रेन में फीड होता है और उसके ज़रिए से फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। Brain form perception by combining the responses of multiple features detectors in the primary context. प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट में ब्रेन फॉर्म परसेप्शन बनाता है मल्टीपल फीचर्स के रिस्पॉन्सेज को कंबाइन करके, विच दैम सेल्स इंटीग्रेट इनपुट फ्रॉम न्यूरॉन्स लोअर इन विजुअल सिस्टम, जो क्या करता है कि खुद से जो कंबाइन करता है इंफॉर्मेशन कहाँ से, न्यूरॉन से, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वो कहता है कि न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेता है और फिर उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉप डाउन है। टॉप डाउन स्टार्ट्स एट द टॉप फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स एक्सपेक्टेशन एंड नॉलेज, ठीक है। वो कहता है कि जो ऑब्जर्वर होता है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन एंड नॉलेज के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल जो है वो चीज़ों को परसीव करता है और इंटरप्रेट करता है, और उसके बाद ब्रेन ऑर्गेनाइज करता है और इंटरप्रेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन और जो उसके नॉलेज था ना, उसके अकॉर्डिंग उसका ब्रेन ऑर्गेनाइज करेगा और फिर उसकी एक्सपेक्टेशन और नॉलेज के अकॉर्डिंग ही उसको इंटरप्रेट करके मीनिंग देगा, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपके पास किसी भी चीज़, मैं आपको कोई चीज़ दिखाती हूँ, आपके पास नॉलेज है, तो उसको आपका ब्रेन जो है फिर उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके फिर इंटरप्रेट करके बताएगा कि ये क्या चीज़ है। बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग अकर साइमल्टेनियसली एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अवर परसेप्शन, ठीक है। वो कहता है कि बॉटम अप और टॉप डाउन जो है ये कॉन्टीन्यूस होती हैं, कॉन्टीन्यूसली दोनों एक साथ वर्क कर रही होती हैं, एक दूसरे साथ हमारी परसेप्शन में इंटरेक्ट कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे कुछ जो है वो डाटा हमारी न्यूरॉन्स के ज़रिए हमारे ब्रेन में जाता है, फीड होता है, और फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं। और सम सिचुएशन में ऐसे होता है कि हमारे पास पहले से हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारा नॉलेज होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन चीज़ों को ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों एक साथ वर्किंग करते रहते हैं। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, इसको ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी भी कहा जाता है। टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट इन अ कंसिस्टेंट मैनर, ठीक है। वो कह रहा है कि किसी भी चीज़ को या ऑब्जेक्ट्स को एक कंसिस्टेंट मैनर में परसीव करना, स्टेबल मैनर में परसीव करना, डिस्पाइट द चेंजिंग सेंसेशंस दैट आर रिसीव्ड बाय आवर सेंसेस। हमारी सेंसेस के ज़रिए जो हम चीज़ों को सेंस कर रहे हैं वो बेशक चेंज हो जाएं, लेकिन आपने ऑब्जेक्ट को कंसिस्टेंट मैनर में परसीव करना। विजुअल कंसिस्टेंसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग अस टू अडेप्ट टू आवर इन्वायरमेंट सक्सेसफुली, ठीक है। विजुअल कंसिस्टेंसी के ज़रिए हम अपने इन्वायरमेंट के साथ अच्छे तरीके से अडाप्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, ठीक है। विजुअल कंसिस्टेंसी अलाउज अस टू फोकस ऑन परमानेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। विजुअल कंसिस्टेंसी के ज़रिए ही ऑब्जेक्ट के जो परमानेंट फीचर्स होते हैं उन पे हम फोकस कर सकते हैं, रदर दैन द चेंजिंग रेटिनल इमेजेस, ठीक है। हमारे रेटिना पे बेशक इमेजेस चेंज होते रहें, लेकिन हमें एक पता है कि एक टेबल का साइज़ इतना है, तो बेशक अब इमेजेस हमारे रेटिना पे चेंज होते रहें, तो हम उसे अडॉप्ट हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा इसके परमानेंट फीचर्स क्या हैं, इसका साइज़ क्या है, शेप क्या, कलर क्या है, वो हमारे ब्रेन में फीड हो जाएगा और हमें हमेशा याद रहेगा कि इसका कलर ये है, शेप ये है और इसका साइज़ यह है, बेशक किसी वजह से हमारे रेटिनल इमेजेस जो हैं वो चेंज होते रहें। नेक्स्ट, रोल ऑफ लर्निंग भी इंपॉर्टेंट होता है। वंस वी नो दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स इन अवर इन्वायरमेंट हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, वी टेंड टू परसीव देम इन द सेम वे रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस अंडर विच दे आर परसीव्ड।
हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका अगर हमें एक बार पता चल जाए कि इसके कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फिर हम जिस मर्ज़ी कंडीशन में उनको परसीव कर लें, जिस मर्ज़ी कंडीशन में उसको ऑब्ज़र्व कर लें, हमें पता होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही हैं और सेम ही रहते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी पढ़ेंगे जिसमें साइज़, शेप एंड कलर कंसिस्टेंसी हैं। अब इनको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस कर लेते हैं।